नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत ने ड्रोन, मिसाइलों और विमानों को निष्क्रिय करने में सक्षम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का परीक्षण किया। कर्नाटक सरकार ऑनलाइन बैटिंग और गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करेगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स में डीप टेक इनोवेशन की कमी पर चिंता जताई। कुछ सांसदों ने आपत्ति दर्ज कराई है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी डीपीडीपी अधिनियम 2023 के प्रावधान आरटीआई फ्रेमवर्क को कमजोर करते हैं। स्व विनियामक निकाय ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग व्यवसाय के लिए मानकों की संहिता प्रस्तुत की। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। भारत ने ड्रोन, मिसाइलों और विमानों को निष्क्रिय करने में सक्षम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का परीक्षण किया। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नेशनल ओपन एयर रेंज यानी एनओएआर में MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEW सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस परीक्षण से संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास उन्नत लेजर हथियार क्षमताएं हैं। चलिए सबसे पहले MK2A DEW सिस्टम के बारे में जानते हैं। इसे डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित संस्था सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज यानी CHESS ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इसकी कार्यप्रणाली को देखा जाए तो एक बार जब रडार या इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक यानी EO सिस्टम द्वारा लक्ष्य का पता लगा लिया जाता है, तब यह सिस्टम उस लक्ष्य को निष्क्रिय करने के लिए तीव्र उच्च ऊर्जा युक्त 30 किलोवाट लेजर बीम छोड़ता है, जिससे संरचनात्मक विफलता होती है। आपको बता दें कि अत्यधिक सटीकता से तीव्र गति से हमला करता है। इससे कुछ सेकंड के भीतर ही लक्ष्य ध्वस्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए DEW सिस्टम का महत्व समझते हैं। पहला है युद्ध की आर्थिक संरचना में बदलाव की क्षमता। ये महंगे गोला बारूद पर निर्भरता कम कर सकता है। साथ ही लक्ष्य के अलावा अन्य ऑब्जेक्ट्स यानी कोलेट्रल डैमेज से होने वाले नुकसान को भी कम कर सकता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निष्क्रिय करने की क्षमता। हाई पावर माइक्रोवेव यानी HPM हथियार बिना किसी भौतिक विनाश के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रडार्स और संचार को निष्क्रिय कर सकते हैं। इसके अलावा है रक्षात्मक और आक्रामक दोनों उपयोगों के लिए यह आवश्यक है। उदाहरण के लिए सामरिक वायु रक्षा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा और एंटी सैटेलाइट यानी ASAT मिशन में इसका उपयोग किया जा सकता है। कम शक्ति वाले लेजर भीड़ नियंत्रण और समुद्री लुटेरों को रोकने में उपयोगी हो सकते हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की बात करें तो वे लक्ष्यों को नष्ट करने या प्रभाव कम करने के लिए गतिज ऊर्जा की बजाय विद्युत, चुंबकीय या कण प्रौद्योगिकी से केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसके प्रकार देखें तो हाई एनर्जी लेजर्स यानी HELs, हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स यानी HPMs, मिलीमीटर वेव्स, पार्टिकल बीम वेपन्स आदि इसके प्रकार हैं। कर्नाटक सरकार ऑनलाइन बैटिंग और गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करेगी। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के लिए एक समिति गठित की है। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी रोकना और वैध गेमिंग क्षेत्र को समर्थन प्रदान करना है। गैम्बलिंग को एक ऐसे खेल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें 3 प्रमुख तत्व शामिल होते हैं: दाव लगाना, संयोग और इनाम। लेकिन आखिर कर्नाटक सरकार को इसे विनियमित करने के लिए कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो चलिए इसके भी वजह जानते हैं। सबसे पहले बात करें बेहतर निगरानी और प्रवर्तन की, तो विधि आयोग की 276वीं रिपोर्ट के अनुसार पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना प्रभावी नहीं रहा है। कानून द्वारा विनियमित बैटिंग क्षेत्र का एक बेहतर समाधान हो सकता है। इसके साथ ही मैच फिक्सिंग को रोकने जैसे गंभीर मुद्दे भी सामने आते हैं। न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के अनुसार बैटिंग को विनियमित करने से बैटिंग में खिलाड़ियों की अनैतिक भागीदारी को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा काले धन पर भी अंकुश लगेगा। फिक्की यानी FICCI सरकार से बैटिंग को वैध बनाने का आग्रह कर रहा है तथा अनुमान है कि सरकार को इससे 12,000 से 19,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि बैटिंग को विनियमित करने के दौरान किन मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। पहला है कौशल का खेल। खेल में बैटिंग वैचारिक रूप से हॉर्स राइडिंग में बैटिंग जैसा है, इसलिए भारत में खेल के तहत बैटिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मामला है RMD चमार बागवाला बनाम भारत संघवाद 1957, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई गतिविधि प्रमुख रूप से कौशल पर आधारित हो तो वह व्यापार की श्रेणी में आती है और अनुच्छेद 19(1)G के तहत संरक्षित है। इसके अलावा एक और बड़ा संवैधानिक मुद्दा ये भी है कि गैम्बलिंग राज्य सूची का विषय है और एक केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों के विभाजन से संबंधित संघीय सिद्धांत का उल्लंघन होगा। बात करें पर्यटन पर प्रभाव की, तो अधिकांश राज्यों ने स्थानीय लोगों के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन गोवा जैसे राज्यों में यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का विषय है। अब नजर डालते हैं मौजूदा कानूनी व्यवस्था पर, जो ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 यानी IT नियम 2021।
सह विनियामक व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र स्व विनियामक निकाय ये सत्यापित करेंगे कि कोई ऑनलाइन रियल मनी गेम आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए या नहीं। इसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2023। ये निजता संबंधी नीतियों के साथ साथ यूजर्स एग्रीमेंट्स के संबंध में सत्यापन, पंजीकरण और पारदर्शिता को अनिवार्य करके ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों ने अपने अपने कानून भी बनाए हैं। असम राज्य में असम गेमिंग और बैटिंग अधिनियम 1970 बनाया गया है। गोवा में गोवा, दमन और दीव पब्लिक गैम्बलिंग अधिनियम 1976 बनाया गया है आदि। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स में डीप टेक इनोवेशन की कमी पर चिंता जताई। वाणिज्य मंत्री ने भारत में फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स ऐप जैसे उपभोक्ता आधारित स्टार्टअप्स की वृद्धि की सराहना की, लेकिन इस तथ्य पर भी चिंता जताई कि देश में डीप टेक स्टार्टअप्स में नवाचार की गंभीर कमी है। आपको बता दें कि डीप टेक स्टार्टअप्स वास्तव में अधिक जोखिम वाले और लंबी अवधि में लाभकारी होने वाले वेंचर्स होते हैं। साथ ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, मशीन लर्निंग यानी ML, ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों का उपयोग जटिल समस्याओं के अनूठे समाधान हेतु करते हैं। डीप टेक स्टार्टअप्स के उदाहरणों में स्काईरूट, एरोस्पेस, सर्वम AI आदि शामिल हैं। चलिए खबर की बेहतर जानकारी के लिए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की मुख्य समस्याएं जानते हैं। पहली है वित्त पोषण की कमी। स्टार्टअप्स को सरकारी और निजी स्रोतों से कम पूंजी निवेश प्राप्त होता है। साथ ही निवेशक जोखिम लेने से भी डरते हैं। इससे जटिल समस्याओं के समाधान पर कार्य करने वाले स्टार्टअप्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही तकनीकी क्षेत्र में 2014 से 2024 के दौरान भारत में कुल निवेश $160 बिलियन रहा, जबकि इसी अवधि में चीन में $845 बिलियन का निवेश हुआ। भारत में वेंचर कैपिटल निवेश पेशेंस कैपिटल की जगह त्वरित लाभ के लिए किया जाता है। यहाँ पर पेशेंस कैपिटल से आशय है लंबी अवधि के लिए निवेश करना। दूसरा है शिक्षा और अनुसंधान अवसंरचना की कमी। भारत में शिक्षा और अनुसंधान अवसंरचना उच्च स्तर की नहीं है। साथ ही शिक्षण संस्थानों और उद्योग जगत के बीच तालमेल की कमी है। इससे उद्योगों को जरूरी कुशल कार्यबल नहीं मिल पाता है। दूसरी ओर अधिक तकनीकी विशेषज्ञ भारत से पलायन भी कर जाते हैं। इन सभी वजहों से भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स इकोसिस्टम पिछड़ गया है। गवर्नेंस व्यवस्था को देखें तो नीतियों में बार बार परिवर्तन तथा अधिक नियम कानून की वजह से व्यवसाय संचालन मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए बैंकों से ऋण लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कर प्रणाली जटिल है। कच्चे माल के आयात में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मंजूरी प्राप्त करने में लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार व्याप्त है। चलिए अब आगे की राह समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नीतियों में सुधार की आवश्यकता है, जैसे स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप के परीक्षण के लिए अनुदान एवं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इनके उत्पादों को व्यावसायिक बनाने के लिए लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही डीप टेक पर केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए आदि। दूसरा है निवेश के रूप में प्रोत्साहन देना चाहिए। डीप टेक इनोवेशन फंड की स्थापना करनी चाहिए। वेंचर कैपिटल के साथ संयुक्त निवेश कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा में भी सुधार करने चाहिए। अकादमिक संस्थानों व स्टार्टअप्स के बीच मजबूत तालमेल के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्थिति को देखें तो भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। भारत में 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की 39वीं रैंकिंग है। साथ ही वर्ष 2024 में 4000 डीप टेक स्टार्टअप्स को $1.6 अरब का निवेश प्राप्त हुआ था। इतना ही नहीं, भारत में लगभग 50% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थित हैं। अब नीतियां और योजनाएं देखें तो वर्ष 2023 में ड्राफ्ट राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति जारी की गई थी। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, 10,000 करोड़ रुपए वाला इंडिया AI मिशन और फंड ऑफ फंड्स फॉर डीप टेक शुरू किए गए हैं। साथ ही भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर पहल शुरू की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। कुछ सांसदों ने आपत्ति दर्ज कराई है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP अधिनियम 2023 के प्रावधान RTI फ्रेमवर्क को कमजोर करते हैं। 120 से अधिक सांसदों ने एक संयुक्त पत्र में DPDP अधिनियम 2023 की धारा 44 क्लॉज 3 को निरस्त करने की मांग की है। ऐसा इस कारण क्योंकि यह धारा सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 को कमजोर करती है। DPDP अधिनियम 2023 की धारा 44 क्लॉज 3 RTI अधिनियम 2005 की धारा 8 क्लॉज 1J में संशोधन करती है, जो सभी तरह की व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने पर प्रतिबंध लगाती है।
आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8 क्लॉज 1 जे में व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण से छूट दी गई है जब तक कि यह लोकहित से संबंधित ना हो। आइए अब इसकी उठाई गई प्रमुख चिंताएं भी जान लेते हैं। पहला है सार्वजनिक जवाबदेही। व्यक्तिगत जानकारी की व्यापक छूट और अस्पष्ट परिभाषा लोक प्राधिकारियों को विवेकाधिकार प्रदान करती है। इससे नागरिकों की लोक अधिकारियों की जांच करने, नीतिगत निर्णयों पर स्पष्टता की मांग करने और संस्थानों को जवाबदेह ठहराने की क्षमता पर असर पड़ता है। अगला है निजता और पारदर्शिता के बीच संवैधानिक संतुलन। निजता का अधिकार और सूचना का अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। हालांकि इन दोनों मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन की आवश्यकता है। इसमें पहला है न्यायमूर्ति एपी शाह समिति 2012। डेटा सुरक्षा के नाम पर आरटीआई अधिनियम के तहत पहुंच के अधिकार को कमजोर नहीं करना चाहिए। दूसरा है केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद 2017, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिबंध उचित और आवश्यक है तथा निजता एवं पारदर्शिता को आनुपातिकता ढांचे के भीतर समायोजित किया जाना चाहिए। तीसरा है गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त और अन्य वाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निजता को प्राथमिकता दी और कहा कि यदि आवश्यक सूचना लोकहित में है तो उसका खुलासा किया जा सकता है। वहीं इसकी सिफारिशें देखें तो पहला है न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण समिति 2018। इस समिति ने सुझाव दिया था कि छूट बहुत सीमित और विशेष मामलों में ही दी जानी चाहिए। जानकारी को केवल तभी नहीं दिया जाना चाहिए जब उससे कोई बड़ा नुकसान हो सकता हो। उदाहरण के लिए किसी की पहचान चोरी होने का खतरा हो, किसी के साथ भेदभाव हो सकता हो आदि। और आखिरी है स्वप्रेरणा प्रकटीकरण। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक संस्थाओं को लोकहित की जानकारी का आसानी से खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। स्व विनियामक निकाय ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग व्यवसाय के लिए मानकों की संहिता प्रस्तुत की। उद्योग जगत के अग्रणियों ने इंडिया इन्फ्लुएंसर गवर्निंग काउंसिल यानी कि IIGC की शुरुआत की है। यह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए एक स्व विनियामक निकाय है। इसमें मेटा और गूगल जैसी प्रमुख कंपनियों के सदस्य शामिल हैं। IIGC ने भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक कंटेंट सृजन सुनिश्चित करने के लिए एक मानकों की संहिता और साप्ताहिक इन्फ्लुएंसर रेटिंग की शुरुआत की है। एक अनुमान के अनुसार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कारोबार 2026 तक 3,375 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। आइए पहले ये जान लेते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है। पहला है उपभोक्ता को गलत सूचना देना और उसके साथ धोखाधड़ी करना। इन्फ्लुएंसर्स अक्सर असत्यापित उत्पादों जैसे हेल्थ सप्लीमेंट्स या क्रिप्टो योजनाओं को बढ़ावा देते हैं। इनका विनियमन जवाबदेही को लागू कर सकता है तथा यह सुनिश्चित कर सकता है कि उनके द्वारा प्रचारित उत्पाद प्रमाणित भी हों। अगला है सुभेद आबादी का शोषण। इन्फ्लुएंसर्स अक्सर युवा या सुभेद फॉलोअर्स को लक्षित करते हैं। आयु के अनुसार अनुचित उत्पादों जैसे शराब या गैम्बलिंग के प्रचार पर प्रतिबंध लगाकर नाबालिगों की रक्षा की जा सकती है। तीसरा है अनुचित प्रतिस्पर्धा और बाजार को नुकसान। इन्फ्लुएंसर्स द्वारा अविनियमित प्रमोशन अभियान पारंपरिक विज्ञापन व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसे सख्त मानक और निगरानी का सामना करना पड़ता है। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य और अवास्तविक मानक। इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट हानिकारक सौंदर्य मानक या जीवन शैली को बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए अवास्तविक एडिटिंग जैसे फिल्टर्स के उपयोग पर अंकुश लगाना और चेतावनियों को प्रदर्शित करना अनिवार्य है। फिर है प्लेटफॉर्म द्वारा जवाबदेही का अभाव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अक्सर इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट के लिए जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। अतः ऐसे में विनियमन इन प्लेटफॉर्म्स को हानिकारक कंटेंट की निगरानी करने और उन्हें हटाने के लिए मजबूर कर सकता है। इन्फ्लुएंसर्स के लिए मानकों की संहिता को समझें तो इसमें पहला है पेड पार्टनरशिप्स। इन्फ्लुएंसर्स को किसी भी ब्रांड के साथ अपनी साझेदारी को स्पष्ट रूप से प्रकट यानी कि डिस्क्लोज करना होगा। अगला है AI इन्फ्लुएंसर्स। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उन्हें यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे मानव नहीं हैं। तीसरा है ब्रांड रिलेशन। इन्फ्लुएंसर्स केवल उन्हीं उत्पादों का समर्थन कर सकते हैं जिनसे वे वास्तव में सहमत हैं। वे एक साथ प्रतिस्पर्धी ब्रांड्स का भी प्रचार नहीं कर सकते हैं। चौथा है इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड की ईमानदारी से आलोचना करने की अनुमति है, लेकिन यह सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ करनी होगी। पांचवा है बच्चों के लिए सुरक्षित कंटेंट। कंटेंट का बच्चों के लिए सुरक्षित, सकारात्मक और उपयुक्त होना अनिवार्य है। और आखिरी है शिकायत हेतु फॉर्म।
IIGC के तहत उपभोक्ता शिकायत फॉर्म की स्थापना करनी होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे दरीपल्ली रामैया जी के बारे में। हाल ही में तेलंगाना की प्रसिद्ध पर्यावरणविद दरीपल्ली रामैया जी का निधन हो गया। दरीपल्ली रामैया जी के बारे में जाने तो वे तेलंगाना के रेड्डीपल्ली गांव के रहने वाले थे। उन्हें स्थानीय रूप से चेतला रामैया या वनजीवी या वनवासी कहा जाता था। उन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं इनके योगदान देखें तो ये सामुदायिक वानिकी के प्रति समर्पित थे। अनुमान है कि उन्होंने अपने जीवन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए थे। उन्हें ट्री मैन ऑफ तेलंगाना भी कहा जाता था। लोगों में पेड़ों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वे गले में हरे रंग की तख्ती पहनते थे। उन्हें 1995 में सेवा पुरस्कार, 2005 में वन मित्र पुरस्कार तथा 2015 में राष्ट्रीय नवाचार एवं उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हम इनसे पर्यावरण से प्रेम, समानुभूति, जुनून आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। इजराइल ने मोराक एक्सिस के नाम से विख्यात एक नए सिक्योरिटी कॉरिडोर को अपने अधीन कर लिया। अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी ATREE के शोधकर्ताओं ने एक वेलवेट वर्म यानी फाइलम ओनिकोफोरा की पुनः खोज की है। 12 अप्रैल की रात में आकाश में पिंक मून देखा गया। इसे अप्रैल माह की पहली पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस नाम की उत्पत्ति वसंत ऋतु के एक जंगली फूल फ्लॉक्स सुबुलाटा से हुई है, जो उत्तर अमेरिका में इस समय के आसपास खिलता है। इसी से इस प्राकृतिक घटना का नाम पड़ा है। म्यांमार से 60 से अधिक भारतीय नागरिकों को साइबर स्लेवरी से बचाया गया। ये संगठित अपराध का एक उभरता हुआ रूप है। इसमें बलपूर्वक या भ्रामक परिस्थितियों के तहत डिजिटल माध्यमों द्वारा व्यक्तियों का शोषण किया जाता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के विमानों को म्यांमार के हवाई क्षेत्र में GPS स्पूफिंग का सामना करना पड़ा। इसे GPS सिमुलेशन के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत GPS रिसीवर को गलत जानकारी भेजने के लिए गलत GPS सिग्नल्स प्रसारित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ यानी IDF के विश्व मधुमेह कांग्रेस में कुपोषण से जुड़े मधुमेह को आधिकारिक तौर टाइप 5 डायबिटीज नाम दिया गया है। इसे J टाइप डायबिटीज भी कहा जाता है। नागरिक समाज संगठनों ने मैतेई समुदाय को थांगजिंग पहाड़ी पर चढ़ने को लेकर चेतावनी दी है। थांगजिंग हिल मणिपुर के चुरा चांदपुर जिले में स्थित एक पर्वत शिखर है जो मोइरांग के पश्चिम में है। भारत के अलग अलग हिस्सों में पारंपरिक फसल कटाई उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और अच्छी फसल के लिए धन्यवाद के रूप में मनाए जाते हैं। ये नए साल का पहला दिन भी होता है जो नई शुरुआत का प्रतीक है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।